नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक खास मुद्दा लेकर के आते हैं और हमारे आज इस कार्यक्रम का खास मुद्दा है सड़क से सदन तक संग्राम। जी हाँ, सड़क से सदन तक का संग्राम चल रहा है। आज से विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू हुआ और सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली। समाजवादी पार्टी के विधायक पहले ही सदन के बाहर आकर के उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और जो तमाम जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश की। यानी कि यूरिया खाद की जो कमी है उसको लेकर के मुद्दा उठाया। गन्ने का जो मूल्य मिलना है 15,000 रुपए बकाया है उसका मुद्दा उठाया और जो किल्लत हो रही है किसानों को ये भी साथ में पूछा कि अब 2022 नजदीक आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों का जो गन्ना किसान है जिनकी बड़ी तादाद है उत्तर प्रदेश में, उन पर अपना निशाना रखते हुए कहा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कि प्रधानमंत्री ने जो 10 रुपए मूल्य बढ़ाए हैं गन्ना किसानों के लिए वो अपर्याप्त हैं, किसानों के लिए हंसी का पर्याय है, ये कुछ इससे किसानों का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से चुनावी माहौल आ गया है। अखिलेश यादव और उनकी तमाम विधायक ने जहां पर उनके पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर के हंगामा काटा, तो वहीं सदन में जहां समाजवादी पार्टी दिखी तो सड़क पर कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी आजमगढ़ में नजर आ रहे हैं जहां पर एक दलित पूर्व प्रधान की हत्या कर दी गई और उसका नाम है सत्यमेव जयते। ये कहा यह जा रहा है कि और उसके लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ के प्रभारी और उत्तर प्रदेश के पूर्व आईएएस और बड़े नेता पीएल पुनिया को लगाया गया, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को लगाया गया और साथ ही साथ में महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं नितिन राउत और कांग्रेस के एससी एसटी के अध्यक्ष भी हैं उनको भी आजमगढ़ बुलाया गया। यानी कि वहां पर जमकर हंगामा किया गया। हंगामा क्या किया गया मतलब मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे, सड़क पर संग्राम कर रहे थे। तो एक और जहां समाजवादी पार्टी सदन में और सदन के बाहर संग्राम कर रही थी तो वहीं कांग्रेस सड़क पर निकल करके संग्राम कर रही थी और सवाल पूछ रही थी कि आखिर दलित ग्राम प्रधान जो पूर्व दलित ग्राम प्रधान है सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू, उसको न्याय कब मिलेगा। तो हमारा आज का जो मुद्दा है वो इसी बात को लेकर के है कि चुनाव तो दरअसल बिहार में होने हैं, अक्टूबर में वहां पर चुनाव है और लेकिन उसकी धमक उससे पहले उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में अभी कम से कम 1.25 साल बाकी है चुनाव के, सरकार का पूरा 1.5 साल बाकी है, लेकिन यहां चुनावी रणनीति और चुनावी बिसात पूरी तरीके से बीत चुकी है। क्या है इसके मायने, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका तारुफ भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कहां सड़क से सदन तक कहां कहां संग्राम हुआ, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। यूपी में गुरुवार का दिन हंगामे और नारेबाजी के नाम रहा। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सुबह जहां लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया तो दोपहर होते होते आजमगढ़ में कांग्रेस की दलित सियासत भी चरम पर पहुंच गई। पहले आपको आजमगढ़ की कहानी बताते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दलित पूर्व ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज सत्यमेव जयते के परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। सर्किट हाउस के अंदर कांग्रेस के बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत को जिला प्रशासन ने गांव में जाने पर रोक लगा दी। सभी बड़े नेताओं को सर्किट हाउस में एक तरह से नजरबंद कर दिया गया। साथ ही किसी भी कार्यकर्ता को भी बड़े नेताओं से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। मंत्री हैं, उन्हें नहीं रोकना चाहिए। जो इनको करना चाहिए वो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं। अपराधियों को पकड़ना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और जो जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज उठाते हैं न्याय दिलाने के लिए, उनको रोका जा रहा है। वो कर रहे हैं। ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। दलित की हत्या हुई, प्रधान की हत्या हुई, जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, रोज महिलाओं के ऊपर घटनाएं हो रही हैं। इस सरकार को अंकुश लगा पाने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रही है। पुलिस के दम पर हमको रोकने का काम कर रही है। शायद जितनी फोर्स यहाँ लगी है, यह फोर्स उन अपराधियों को पकड़ने में लगी रहती तो अपराध इस प्रदेश से अपराध मुक्त होता। गुंडा राज कायम है, जंगल राज कायम है, दलित की हत्या हो रही है, अकलियत के लोगों को जेल भेजा जा रहा है और ये सरकार मुकदर। गौरतलब है कि बीते दिनों दलित प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू राम की उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बांसगांव में 3 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कथित तौर पर एक उच्च जाति के आरोपी द्वारा उसे मार दिया गया क्योंकि उसने सामाजिक न्याय की वकालत की थी। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल दिया। यूरिया से लेकर कानून व्यवस्था तक और कोरोना से लेकर हत्याओं की घटनाओं पर विधानसभा के बाहर जमकर तख्तियां लहराई। सदन का सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष सरकार की घेराबंदी करना शुरू कर दिया और बता दिया कि 3 दिन तक चलने वाला मानसून सत्र बिना हंगामे के चलने वाला नहीं है। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है। चाहे हमारे पत्रकार लोग हों, चाहे आम आदमी हो, उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। सारे लोग दहशत में हैं। हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जिस तरीके से हो रही है, सरकार गलत बयानी कर रही है और किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं दिया जा रहा है। बाढ़ में लोग मर रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है। इन तमाम सवालों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे धरना दे रहे हैं और सदन के अंदर हम भी बात कर रखेंगे। यूपी में जहां सरकार एक तरफ सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमलावर है, तो विपक्ष भी ईंट का जवाब पत्थर से देकर अपने इरादे साफ कर चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो सदन से लेकर सड़क तक, लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक विपक्ष के तेवर लाल नहीं होते। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तस्वीरें गवाह हैं। सड़क से लेकर सदन तक संग्राम चल रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राम नरेश रावत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है राम नरेश रावत जी आपका। हमारे साथ गजराज सिंह जी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आपका बहुत स्वागत है गजराज जी। R.A. उस्मानी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और इन सबका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर निशिकांत पांडे भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है प्रोफेसर निशिकांत पांडे जी। सीधा रुख करेंगे राम नरेश रावत जी का। राम नरेश जी, सड़क से लेकर के सदन तक संग्राम है, आपके खिलाफ बिगुल बज गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि विपक्ष अगर कुछ सकारात्मक सुझाव देता है तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। उनका काम केवल हंगामा करना है, तथ्यों पर न जा करके। देखिए, जब समाजवादी, बसपा, कांग्रेस की सरकारें रही हैं तो निश्चित रूप से
इन लोगों का रवैया अच्छा नहीं रहा, जातवादी और धर्मवाद की राजनीति को करते रहे। अब वही चाहते, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो अब इनको सहन नहीं हो रहा है। इस समय बड़ी तेजी के साथ महामारी चल रही है, कोरोना महामारी के चलते भी विकास के काम हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको हजम नहीं हो पा रहा है। और समाजवादी पार्टी का तो नारे है हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, मायावती जी का नारा है जात, सबको गाली दे करके जात के नाम से गाली दिया और फिर बाद में लौट करके उनको सहलाने का काम किया। कांग्रेस ने 70 सालों में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा में नहीं लाने का काम किया, सबसे ज्यादा राज उन्होंने किया। आज मोदी जी की, माननीय योगी की तमाम योजनाएं ऐसी जो गरीबों मुखी है, लेकिन कोरोना महामारी की स्थिति ऐसी है, पहले जान है तो जहान है। पहले हम सब लोगों को बचाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कायदे स्वस्थ रहे, उसके बाद में विकास की बात तो साथ साथ चल ही रही है, लेकिन इनका काम है हंगामा खड़ा करना, तो हंगामा खड़ा कर रहे हैं। और कल देखिए, आज तो खैर सदन के बाहर हंगामा किया, आज तो माननीय जो हमारे 2 मंत्री नहीं रहे, 2 विधायक नहीं रहे, पूर्व कई विधायक सांसद रहे जिनका उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रहा है, गलवान घाटी पर हमारे जवान शहीद हुए, उनको सबको माननीय नेता सदन मुख्यमंत्री और सभी विपक्ष के नेताओं ने भी उनको श्रद्धांजलि दिया। आज तो सदन के अंदर किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं हुआ। अब बाहर इनका काम है हंगामा करना, तो बाहर हंगामा करते रहेंगे। ठीक है राम नरेश रावत जी बने रहिए हमारे साथ। गजराज जी, राम नरेश रावत जी कह रहे हैं दुनिया में और भी बहुत गम है, और आप लोग एक पूर्व प्रधान, दलित पूर्व प्रधान की हत्या हो जाने पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। जी गजराज जी, हाँ कहिए। आपसे ये कह रहा था, राम नरेश रावत जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं गलवान घाटी में 20 लोग मार दिए गए, देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको छोड़ करके आप एक पूर्व प्रधान, वो भी दलित, उसकी हत्या हो जाने पर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि देखिए, ये वो कहना काम है, सदन के सामने का है, उन पर कार्रवाई होगी। जो अपराधी हैं वो किसी जात धर्म को नहीं मानते हैं, अपराधी अपराधी होता है, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। और योगी जी का सख्त शासन आपको दिखाई दे रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि छोटे मुद्दे की बात कर रहे हैं, छोटा आदमी कोई नहीं होता, सबकी बराबरी। ठीक है सुनवाई नहीं कर रही है। ठीक है जी आपने कहा कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। 70 सालों में जिस मुल्क के अंदर सुई नहीं बनती थी, आज उस मुल्क के अंदर हवाई जहाज बनता है। जहाँ 40 किलो का गेहूं पैदा होता था, हम 70 साल का इतिहास लेके बैठेंगे तो हमको 70 साल ही लगेंगे डिबेट खत्म करने में। आप लोगों के पास में बोलने का इतना मुद्दा रहता है, इसलिए इतिहास पर ना जाकर के वर्तमान पर बात कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मौजूदा हुकूमत ने कहा था किसान की हम रोगी राह कर देंगे, कहाँ रही? क्या कोई किस तरह की सब्सिडी दी? क्या खाद में छूट दी गई? क्या नहरों के पानी के उसमें छूट दी गई? क्या किसान की जो दवाइयाँ थी उसमें छूट दी गई? क्या किसानों को जो बीज था उसके अंदर छूट दी गई? केवल ड्रामा करने के अलावा और झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं है। आज तमाम प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई जाएंगी। आज सारी सड़कों में गड्ढे हैं, तो विधायक जी के क्षेत्र में भी गड्ढे होंगे। अगर ये अंतरात्मा की आवाज पर कहेंगे तो ये आपके सामने सच बोलेंगे। वैसे भी बीजेपी का नाम है बहुत झूठी पार्टी। ये लोग झूठ बोलने में ज्यादा यकीन रखते हैं। ठीक है गजराज जी, आपकी आवाज यहां तक पहुंचने में कुछ दिक्कत आ रही है। उस्मानी साहब का रुख करेंगे। उस्मानी साहब, आपको आवाज मिल रही है? क्या आवाज पहुंच नहीं रही है आप तक? जी पहुंच रही।
जी पहुंच रही है। उस्मानी साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी गजराज जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। उस्मानी साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी भाई रामनरेश रावत जी कह रहे हैं तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं, कोरोना चल रहा है, ऐसे में ये हंगामा क्यों बरपा रखा है आप लोगों ने? विश्वकर्मा जी, लोकतंत्र में विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि सरकार को आईना दिखाए। सरकार के जो गलत काम है उसको विपक्ष उजागर करे और सरकार को उसको संज्ञान में लेकर के और उन परेशानियों को दूर करना चाहिए जनता की। अब एक दलित प्रधान की हत्या हो जा रही है आजमगढ़ में, ये इनके लिए बहुत छोटी घटना है। और किसानों का जो गन्ने की बात विश्वकर्मा जी आप कर रहे हैं, जनपद लखीमपुर खीरी जहां से मैं आता हूं, वो गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, तराई क्षेत्र। अभी तक दिसंबर महीने तक का पेमेंट नहीं आया है, आप समझ लीजिए। मतलब अभी तक किसानों को पेमेंट नहीं मिला। कैसे वो खर्चा चलाएं, कैसे बच्चों की फीस जमा करें, कैसे वो अपना पाए, कैसे वो खाद डालें गन्ने में, कैसे वो सिंचाई करें, कैसे वो डीजल खरीदें। और इन्होंने वादा किया था, जब ये सरकार बनाने के लिए चुनाव में गए थे तो इन्होंने वादा किया कि किसानों की फसलों का हम मूल्य चूना करेंगे। हमने जिस गन्ने का रेट बढ़ा के 325 रुपए किया था, हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, इन्होंने 1 रुपए का अगर उसमें इजाफा किया हो तो ये बताए। ना तो इन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया, धान की वो दुर्दशा हुई है। अभी हमारे यहाँ लखीमपुर खीरी में साठा धान कट गया है, 1000 रुपए उसका लेवाल नहीं मिला कोई। और गेहूं की जो दुर्दशा हुई है वो सामने है आपके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि जब इनका काम हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से वोट मिल रहा है, तो इनको क्या जरूरत है अपने वादे पूरे करने के? ठीक बात, बिल्कुल क्या ठीक बात। जरूरत है किसानों की समस्याएं दूर करने की? ठीक है, तो काम हो रहा है ना। उस्मानी साहब रुके रहिए, बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे आपके पास दोबारा से। उस्मानी साहब, आपका समय समाप्त हो गया है। पांडे जी के पास, शशिकांत पांडे जी, ये जो सड़क से सदन तक संग्राम चल रहा है, इसमें आपको कुछ नया दिखाई दे रहा है क्या? आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, विपक्ष हमलावर है, क्या कुछ नया दिखाई दे रहा है आपको? देखिए प्रदीप जी, स्वाभाविक है कि कोरोना का एक जो समय है उसने ऑलरेडी एक वैश्विक महामारी है, और विपक्ष के पास भी अगर हम देखें तो उसके लिए भी इसने जो है एक बहुत भारी समस्या खड़ी कर दी है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष जो है वो से सदन में घेरता है या सड़क पर घेरता है, धरना प्रदर्शन और तमाम माध्यमों से। लेकिन चूंकि सभी लोग घरों में कन्फाइंड हो गए हैं, घरों में सीमित हो गए हैं, इसलिए विपक्ष के लिए भी जो है वो अवसर सीमित हो गए हैं। ऐसे में जब सदन का में उन्हें अवसर मिला या जो मौका मिला, तो उन्होंने जो है वहां पर जो है वो बात करने की कोशिश की है, और विपक्ष अपने तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि विपक्ष से जो उम्मीद की जाती है कि विपक्ष के पास भी कोई एक एजेंडा हो, विपक्ष भी एक कोई व्यवस्थित ढंग से जो है अपनी बात को रखे, सुनियोजित ढंग से अपनी बात को रखे। मुद्दे तमाम हैं, ऐसा नहीं है, कुछ तात्कालिक मुद्दे होते हैं, कुछ दीर्घकालीन मुद्दे होते हैं। तात्कालीन मुद्दे हो सकते हैं कि एकदम से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जो पूरा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है वो बताता है कि यहाँ पर अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। एक बड़ा प्रदेश है और ऐसे तमाम मुद्दे विपक्ष के पास होते हैं। लेकिन विपक्ष से जो एक उम्मीद की जाती है कि वह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है, और ऐसे में उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम कुछ मुद्दों पर वो उनका प्रयास जो है वो सम्मिलित होना चाहिए सरकार को घेरने के लिए। ठीक है शशिकांत जी, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा था, वो शायद आप स्लिप कर गए हैं, मैं आपको बता दूं। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या आपको कुछ इसमें सड़क से सदन तक जो संग्राम चल रहा है, कुछ उसमें नया नजर आ रहा है?
मुझे जहां तक नजर आ रहा है इस परिदृश्य से बहुजन समाज पार्टी गायब है। वो बहुजन समाज पार्टी जो सदन शुरू होते ही सबसे पहले हंगामा करती थी, पोस्टर बैनर लेकर के उसके विधायक अंदर सबसे पहले प्रदर्शन करते थे। क्या आपको ये नया और अजीब नहीं लग रहा है? इस नएपन की शुरुआत आप हम थोड़ा पीछे जाकर के भी देखें तो देखने को मिलता है कि आप देखते हैं कि जैसे ही प्रियंका गांधी का कुछ वो सक्रिय दिखाई देती हैं तो मायावती जी का उनके ऊपर अटैक तो होता है, लेकिन जो मजे की बात है कि जो पार्टी सत्ता में है वो उसके ऊपर जो है उस रूप में जो उसे अटैक उसका वो दिखना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए आप देखिए कि उन्होंने सरकार की जो है वो जो मजदूर आ रहे थे उस मुद्दे पर उन्होंने तारीफ की। अभी जो चीन वाला जो मुद्दा था वहां भी हमने देखा कि उन्होंने बड़ा सरकार के प्रति एक सकारात्मक सा रुख दिखाया। तो ये कुछ कहीं ठीक है। और तो क्या मतलब आप विपक्ष की बात प्रियंका की बात को ही दोहरा रहे हैं कि कुछ लोग अनपेड प्रवक्ता हो गए भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, सच्चिकांत जी बने रहिए हमारे साथ में। राम नरेश रावत जी का रुख करेंगे। राम नरेश जी, आपने विपक्ष को सुना, आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी विपक्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर कराया, कोई पत्रकार कुछ काम करता है उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, कोई धरना प्रदर्शन होता है उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष है कि मानने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा है, जब सदन नहीं चल रहा होता तब सड़क पर इनको उतरने की जरूरत है। जब सदन चल रहा है तो अपनी बात सदन को में कहने का पूरा अधिकार है। माननीय नेता सदन मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, दो डिप्टी सीएम है, उनके सामने मंत्रिमंडल है, उनके सामने अपनी बात रखने का इनको बात नहीं चल रहा होता तब सड़क पर उतरने की जरूरत है। और अगर सदन चल रहा है तो सड़क पर आखिर क्यों उतर करके, इसका मतलब आप जनता के बीच में नहीं। ठीक है राम नरेश रावत जी, चीज ये है कि मैं पांडे जी की बात से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। जो उन्होंने राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। दूसरी तरफ गजराज जी का कहना है, पांडे जी ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आप इससे सहमत हैं क्या? बिल्कुल ध्वस्त नहीं है। अपराधी बिल्कुल अपने घर के अंदर हैं, या तो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं या तो ऊपर जा रहे हैं। इतना सख्त प्रशासन तो शायद ही किसी का रहा हो। तीसरी चीज ये है, किसानों के लिए आपने कहा कुछ नहीं करते, गजराज जी का कहना है 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों को देने का काम किया। राम नरेश रावत जी, आपने 6,000 रुपया दिया। आप प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उसका क्या हुआ? देखिए, किसानों की आय दोगुनी करने का पूरा प्रयास चल रहा है। आप समझिए, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी 1500 रुपए कुछ रुपए में उनका अनाज बिकता था, आज की तारीख में 1850 रुपए में धान बिकता है। ये पूरी तौर से तो उनका ऐसा हो रहा है। और किसानों के जो खाद बीज और ये सारी चीजें जिसका अभी जिक्र कर रहे हैं, खाद मिल नहीं मिल रही। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं खाद की कालाबाजारी हो रही है, और खुद कालाबाजारी खुली बाराबंकी में, तमाम जिलों में, गोरखपुर में भी बिल्कुल नहीं हो रही है। और अगर जिनके उनके हो रही है तो प्रशासन अपना काम करेगा। कोई पर्टिकुलर प्रशासन लिप्त पाया जा रहा है, प्रशासन भी उसमें लिप्त पाया जा रहा है। नहीं, प्रशासन पूरी तौर से अपना काम कर रहा है। योगी जी के राज्य में किसी प्रशासनिक अधिकारी की हिम्मत नहीं कि उनकी बात की अवहेलना करे और नियम विरुद्ध कोई काम करे। इस समय दो स्थिति। रावत जी, प्रधानमंत्री ने गन्ने का मूल्य 10 रुपए बढ़ाया है, किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? आया है ना, 10 रुपए प्रति कुंटल बता रहा हूँ सर, 10 रुपया प्रति कुंटल बढ़ाने का काम किया गया है। तो आप एक बीघे में 1 एकड़ में कितना गन्ना निकलेगा? तो इस तरीके से उनकी आय दुगनी हो रही है, 1.5 गुना तो हो ही रही है। हमको अभी और समय मिलेगा। अभी समय हम दो बड़े स्कूल में पढ़े हो विधायक जी, जिस स्कूल में पढ़े हैं आप, 325 रुपए गन्ने का रेट है और 10 रुपए उस
छोड़ दे तो धुने आए हो जाएगी। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो आप? अरे दो चीजें, अरे किस स्कूल से पढ़ के आए हो ये तो बता दो, हमको समझा दो गणित, हम भी उसी स्कूल में पढ़ लेंगे जा करके। रुकिए, हमारी सुनिए। नहीं कैसे सुने भाई? बताइए ना कि आपने बताया कि 10 रुपए रेट बढ़ाया गया, किसानों की आय दोगुनी हो गई। आप बताइए ना नहीं कौन सा अंक गणित पढ़े हैं आप? अरे कौन सा अंक गणित पढ़े, किस स्कूल में पढ़े हैं? हम लोग भी पढ़ रहे उसी स्कूल में, उन्हें करते रहे। अगर लागत 250 रुपया आ रही है तो लाभांश प्रति क्विंटल हमको 10 रुपया मिल रहा है, 10 रुपया हमने और बढ़ा दिया तो 2 गुना आय नहीं हो गई क्या? लागत 250 रुपया प्रति क्विंटल आ रही है और 260 में बिक रहा था तो 270 रुपया बिकने लगा, तो आय 2 गुना हो गई कि नहीं हो गई? लागत प्लस श्रम प्लस लाभांश, तो हमारा लाभांश तो 2 गुना। राम नरेश रावत जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की गई थी, वो लागू नहीं किया आप लोगों ने। और दूसरी बड़ी बात यह है, सवाल सुन लीजिए, आप लोग का दावा है कि 1,03,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को दे दिया, लेकिन 15,000 करोड़ बाकी है, उसकी बात नहीं करते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राम नरेश जी से जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर 15,000 करोड़ क्यों बकाया है किसानों का, वो कब मिलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राम नरेश रावत जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है मुझे, उसको समझना, उसके बाद हम अपने दूसरे मेहमानों का रुख करेंगे। आपने कहा गन्ना किसानों का 1,03,000 रुपया भुगतान कर दिया, लेकिन 15,000 रुपया अभी भी बकाया है, आप उसकी बात नहीं करते। दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा है, आपने कहा था कि 15 दिन के अंदर किसानों को उनके मूल्य का भुगतान मिलेगा, उस वादे का क्या हुआ? बहुत आप जानते होंगे, इतनी सरकारों ने इतनी करीब भुगतान नहीं किया जितनी करीब गत से माननीय योगी सरकार ने गन्ने का भुगतान किया। आप इस बात से सहमत होंगे। और इस वित्तीय वर्ष को आप देख रहे हैं, मार्च हमारा समाप्त नहीं हो पाया था, गन्ना अपना पेराई का चरम पर था, कोरोना आ गया। आप इससे सहमत होंगे, सारी व्यवस्था चौक हो गई। निश्चित रूप से किसानों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय योगी सरकार नहीं करने वाली है। इनका भुगतान थोड़ा बहुत देरी हो सकता है, ये नहीं है कि अन्य सरकारों की तरह उनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय हो। ठीक है, ठीक है, आप बने हमारे साथ में, आप बने हमारे साथ में। उस्मानी साहब, उस्मानी साहब, आपने सुना कोरोना काल है एक, और ये पिछले 3 साल में गन्ना किसानों को 1,03,000 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। 15,000 करोड़ बाकी है, इस बात में भी कोई शक नहीं है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, पैसे की क्रंच है, ऐसे में सरकार पैसा कहां से दे? विश्वकर्मा जी, जी कोरोना काल एक अलग पार्ट है और गन्ने का भुगतान एक अलग पार्ट है। गन्ना किसान का खरीदा चीनी फैक्ट्रियों ने, चीनी फैक्ट्रियों ने उस गन्ने से चीनी बनाई, उससे आमदनी की, अल्कोहल बनाई और तमाम तरीके के जो है उसके पार्ट को उन्होंने बेचा। जब किसान का गन्ना ले करके उन्होंने उससे इनकम कर ली तो उनको भुगतान करने में क्या प्रॉब्लम है? बताइए भाई राम नरेश जी, बताइए भाई राम नरेश जी, बेच रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं, ही विचित्र है जी। ये 325 रुपए कुंटल गन्ने का रेट हमारी सरकार करके गई, हमने 100% भुगतान किया, और जब से इनकी सरकार आई इन्होंने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया और कहा ठीक कि है, हम दूने करेंगे। जब दूने करेंगे तो 350 का 650 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का रेट। बताइए भाई राम नरेश जी, जवाब दीजिए। राम नरेश जी जवाब दीजिए। करने का प्रयास करिए। अरे नहीं, कैसे नहीं, हम नहीं समझ पाएंगे भाई, ये कैसे समझ लेंगे? 325 रुपए में आप जो लाभांश होगा वो तो गुना होगा ना, श्रम और लागत कहाँ ले जाएंगे? श्रम और लागत से ज्यादा बड़ी। नहीं कहा था राम नरेश रावत जी कि लाभांश दुगना करेंगे, आपने कहा था कि किसानों का की आय दुगनी करेंगे। जो लाभांश होता तो वही। अच्छा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, जो रेट तय किया है, जो फैसिलिटीज किसानों के लिए तय की है, उसको क्यों नहीं लागू किया? 80% जनता हिंदुस्तान की खेती किसानी के ऊपर है, 80% जनता है। अभी आपने कहा था कि किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए प्रति किसान को दे दिया गया। आपको पता है, आप जमीन पे जांच करा लीजिए, लेखपालों के जो मुंशी हैं वो आपकी योजना को पलीता लगा रहे हैं। आपने कोई कार्रवाई की मुंशियों के खिलाफ? वो लेखपाल अवैध तरीके से उनकी धन उगाही करने के लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? मैं जनपद लखीमपुर खीरी से आता हूँ, वहीं से आप जांच करा लीजिए। आप जांच कर लीजिए। आज के अखबार में भी छपा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया है। निघासन तहसील, लखीमपुर खीरी तहसील में लेखपालों ने किसान सम्मान निधि को पलीता लगा दिया है। आप कार्रवाई करिए। जिन लोगों ने ऐसा किया उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसा हो रहा। कहीं किसी ने गलती किया है, अपराध की श्रेणी में आता, उस अपराधी को सजा मिलेगी, ऐसा योगी सरकार जी का निर्णय है। और निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे हैं, जैसे विकास दुबे को सीधे किसान के खाते में पैसा जाता है, बिचौलियों को कोई स्थान नहीं। अब बिचौलिए परेशान है तो कोई क्या करे? बिचौलिए ठीक है राम नरेश रावत जी, आप बने रहिए, और उस्मानी साहब आप भी बने रहिए। गजराज सिंह जी का रुख करेंगे। गजराज जी, राम नरेश रावत जी कह रहे हैं जब सदन चल रहा है तो सदन के अंदर आपको आवाज उठानी चाहिए, सड़क पर जाने की क्या जरूरत थी? क्या ये आपस की तालमेल है क्या आपकी सपा और कांग्रेस में? कि जो रावत जी कह रहे थे, मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि चीनी मिल मालिकों को पेमेंट करना चाहिए था, जब प्रशासन का हाथ उनके ऊपर है। अरे भाई पहले ये तो बताओ, पहले माननीय गजराज जी ये तो बताइए पहले कि आप सदन के सड़क पर क्यों उनके ऊपर नहीं है। तुम्हें जवाब दीजिए माननीय गजराज जी कि जब सदन चल रहा है देंगे जवाब, सदन के अंदर अपनी बात आपका जवाब हम देंगे। मैं बताना चाहूंगा उसके अंदर भी आपको। मुझे ध्यान है अगर कोई कहीं धरना प्रदर्शन होता था जनपद स्तर पर तो उसकी धूम मच जाती थी प्रदेश के अंदर, और हफ्ते में या 8 दिन में उसकी समस्या का समाधान हो जाया करता था। लेकिन आज धरना प्रदर्शन को भाजपा प्रशासन ने मजाक बना लिया है। धरना प्रदर्शन की जो कॉपी जो ज्ञापन होती है न मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, न राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी को भेजी जाती है। अब आप बताएं, जब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, आपका प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा, तो हाउस के अंदर जाकर के, सदन के अंदर जाकर के क्यों नहीं हम अपनी बात करेंगे? क्योंकि माननीय गजराज जी आप सम्मानित सदस्य हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, तमाम जो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक का अलग से ऐप बना हुआ है, अलग से उनकी बात सुनी जाती, जो दरखास्त देते हैं उनका एक पोर्टल बना हुआ है। आप लोगों ने बिल्कुल अनसुना कर दिया है। आपने कहा दुनिया करेंगे, कहाँ है दुनिया? आपने कोई बिजली का बिल माफ किया हो? आपने कोई किसानों को राहत दी हो? केवल हवाई है आपका। झूठ बोलने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। मजबूरी के अंदर एमएलए लोग विधानसभा के अंदर धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करते। कोरोना की बात करते हैं आप, कोरोना के अंदर पीएम केयर के अंदर इतना फंड इकट्ठा कर लिया, आप कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है गजराज सिंह जी, ठीक है आपकी बात में। शशिकांत पांडे जी, गजराज जी आपकी बात हो गई। शशिकांत पांडे जी, पांडे जी आपने सब सुना जी, क्या कहेंगे आप? बताइए आपकी प्रतिक्रिया। प्रदीप जी, एक पहली बात तो ये कि चर्चा एक बड़े विषय पर हो रही थी। गन्ना किसानों का एक जो मुद्दा है वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, इस चर्चा में भी है। लेकिन जिस पर विपक्ष ने घेरा आज जो है सदन के बाहर और सदन के अंदर, वो लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा इशू था। चर्चा में आज ये नहीं आ पा रहा है, और निश्चित रूप से जो है ये विपक्ष जो आवाज उठाता है, हम केवल ये कह करके कि वो अपने लिए वो ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं होती। सरकार को विपक्ष की बातों का संज्ञान लेना चाहिए। और गजराज जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि जो धरना प्रदर्शन के दौरान जो बातें कही जाती हैं उनका संज्ञान लेना चाहिए, और वो जो है वो माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय तक पहुंचाया जाना चाहिए, और उनका समाधान होना चाहिए, न कि विपक्ष की आवाज दबाई जानी चाहिए। तो इन बातों को सरकार को जगाने के लिए सब चीजें होती हैं, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक स्वस्थ परिपाटी है कि शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष धरना प्रदर्शन करता है, आवाज उठाता है। निश्चित रूप से प्रदेश में अपराध का जो ग्राफ है, सरकार ने डाटा प्रस्तुत किया, लेकिन केवल देखिए फिगर प्रस्तुत करने से नहीं होगा, समस्याओं के तह तक जाना होगा, उसके जड़ों में जाना होगा, उसके निदान ढूंढने की कोशिश करनी होगी। और कहीं न कहीं यहाँ पर सरकार थोड़ी हाशिए पर नजर आती दिख रही है, उसे अब काम करना होगा, वरना चुनाव नजदीक है और जनता इन बातों का संज्ञान लेती है। ठीक है राम नरेश रावत जी, आपने पांडे जी को सुना कि सबसे ज्यादा लोग अगर हल्कान है तो वो कानून व्यवस्था को लेकर के है, क्योंकि पिछली सरकारों में परेशान होकर के ही उन्होंने आपको वोट दिया था
325 विधायक दिए थे। अब सवाल ये उठता है, जो भी आदमी आपके खिलाफ आवाज उठाता है, आप उसके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। कुछ लोगों के नाम सुन लीजिए। संजय सिंह आम आदमी के पार्टी के सांसद हैं, आवाज उठाई, आपने उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। नीरज पटेल प्रतापगढ़ में कोई मामला हुआ था, वो जो भुक्तभोगी है उसके साथ में थे, उनको एफआईआर में शामिल कर दिया। सोनभद्र में जिस पटेल पत्रकार ने आवाज उठाई थी कि नमक से रोटी खिलाई जा रही है, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो कानून व्यवस्था सुधर नहीं रहा है और आप जो लोग मुद्दा उठाते हैं उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। पांडे जी ने जो बात कही, मैंने जो पहले कहा था कि पहली बार जब सदन चल रहा होता है तो विपक्ष को पूरा अधिकार होता सदन के अंदर में, पूरा प्रदेश सुनता है उनकी बात को। 23 करोड़ आबादी उनकी बात को सुनेगी वहां पर रोड पर। ये तो एक प्रकार से अप्रजातांत्रिक हुआ ना, जब सदन चल रहा है, सदन में पूरा अवसर आपको बात करने के लिए कुछ लगा करके, नोटिसें दे करके, ये सारा आपके पास में अवसर है, तो रोड पर क्यों जा रहे हैं आप? सदन में अपनी पूरी बात करिए। नहीं, ठीक बात है, आप ला सकते हैं विपक्ष सदन में भी बात उठाएगी, सदन पर भी बात उठाएगी, ये तो विपक्ष का अधिकार है ना। हाँ, दूसरा जो लाइन आर्डर की आपने बात कही है, दूसरा ये बता दीजिए कि संजय सिंह ने चिट्ठी लिखी है राज्यसभा के सभापति को कि उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो गई है। आप किसी के खिलाफ भी एफआईआर कर देंगे? वो आंकड़े मांग रहे हैं जाति और धर्म के। हमारी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास कर रही है और जो जिसका यथा योग्य स्थान है, ये मुख्यमंत्री का विवेकाधीन अधिकार है कि किसको कहां से कौन सा काम। नहीं, ये बता दीजिए सोनभद्र में जिस पटेल ने आवाज उठाई थी खाने को लेकर के, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। प्रतापगढ़ में नीरज पटेल ने अगर उससे बात कर ली तो उसको एफआईआर में शामिल कर दिया गया, यानी कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से बात ही ना करे। फोरम होता है, एक सिस्टम होता है। ये बात अगर आप बताइए, मीडिया के लोग हैं, आप लोग इस तरीके की बात करते, कोई आपके विरुद्ध एफआईआर हुई आज तक क्या? लेकिन जो सीधे तमाम पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो गई। गाजियाबाद में पत्रकार के जान से मरवा दिया जी। देखो तो अपराधियों ने गोली मारी है, कोई सरकार ने नहीं गोली मरवाई है। अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं आपकी सरकार में, अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं। 1 दर्जन तो पुलिस अधिकारियों को कानपुर में मार डाला, 1 दर्जन अधिकारियों को। ठीक है, अच्छा, उसका असर क्या हुआ? आप तो कह रहे हो कि अपराधी घरों में बंद है। अगर अपराधी घरों में बंद है तो गाजियाबाद ने कहा था अपराधी या तो घरों में बंद है या तो प्रदेश आजमगढ़ में प्रधानमंत्री कैसे मार दिए गए, या तो ऊपर जा चुके। मैंने कैसे मार दिए गए। जो अपराधी या तो घरों में बंद या अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, अपराधियों को विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। तमाम ऐसे अवसर आए जब विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया। हम लोगों को तो विधानसभा के सामने हमारा कार्यालय बीजेपी है, हम लोगों को बाहर से निकलने नहीं दिया गया। हम लोगों को पैसे। ठीक है गजराज, आपकी सरकार, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है गजराज जी। ये कोरोना का इतना भयानक काल चल रहा है, 70,000 के करीब केसेस निकल रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक बात है कि आपको चुनाव लड़ना है, मजबूरी है, वहां जाना ही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस समय सरकार का ध्यान बट रहा है, वो कोरोना पर फोकस नहीं कर पा रही आप लोगों की वजह से? हेलो जी गजराज जी। जी गजराज जी। गजराज जी आपको आवाज मिल रही है? हमको उत्तर नहीं मिल पा रहा। गजराज जी आपको आवाज मिल रही है? चलिए लगता है गजराज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रोफेसर शशिकांत पांडे जी का रुख करेंगे। शशिकांत पांडे जी, ये बता दीजिए कि ये बात तो सच है, कोरोना काल चल रहा है इस समय, ज्यादा 70,000 के करीब केस निकल रहे हैं पूरे देश में। लखनऊ
यूपी का हब बन गया है, सबसे ज्यादा केस लखनऊ में है। ऐसे में अगर विपक्ष इस तरह से हंगामा करता है तो सरकार अपने जो मेन कॉज है उस पर फोकस कैसे कर पाएगी? समस्या जो है हमारे यहाँ विपक्ष का काम जो होता है कि वो एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका में होता है, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होती है उसकी। जी तो विपक्ष आवाज उठाए ये बात तो समझ में आती है, लेकिन विपक्ष भी जो है इस प्रजातंत्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है और उनको जो है अपनी आवाज बिल्कुल उठानी चाहिए, उठाने का एक हक है, लेकिन हम उनके अधिकार से उनको वंचित नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं प्रोफेसर शशिकांत पांडे जी कि कोरोना काल है, ऐसे में सरकार का पूरा ध्यान कोरोना से लोगों को बचाने में लगना चाहिए। जी, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत बड़ी उसकी आबादी है। सरकार की तरफ से प्रयास भी हो रहे हैं और लेकिन ये जरूर है कि इसमें विपक्ष को उन सारे, क्योंकि वो नेता हैं, वो मार्गदर्शक हैं, उनके बहुत बड़ी फॉलोअर्स हैं, और अगर इन सारे नियमों का अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे कि कोरोना में की अपनी एक सीमाएं हैं, आप पब्लिक मीटिंग्स नहीं कर सकते, स्पॉट पे जाकर के बहुत बड़े लोगों का समूह नहीं एकत्रित कर सकते, तो इन सारी बातों, सारी मर्यादाओं के साथ ही विपक्ष को अपनी राजनीति करनी चाहिए। और यहाँ मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि सदन एक उचित स्थान हो सकता है, सदन में ही वर्तमान समय में चर्चा जो है वो बिल्कुल सदन बुलाया इसीलिए जाता है, विपक्ष मांग ही करता सदन बुलाने की, जिससे अपनी आवाज उठा सके, पूरे देश में अपनी बात बता सके। गजराज जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महाकाल चल रहा है, ऐसे में सरकार का ध्यान फोकस एक ही जगह पर रहे, लेकिन आप लोगों की वजह से सरकार काम नहीं कर पा रही है। देखिएगा, इस कोरोना काल के अंदर भी विपक्ष के लोगों ने पूरी तरह से सरकार को सहयोग दिया है और मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना की महामारी को बढ़ाने में भाजपा सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। अगर समय रहते हुए भाजपा सरकार इसको एयरपोर्ट पर ही बाहर से आने वाले लोगों को रोक देती तो हमारे मुल्क के अंदर बात निकल गई सर, वो कई बार आप बात कर चुके हैं कि अगर ट्रंप को ना बुलाया होता तो कोरोना ना आता, लेकिन अब जब चूंकि बीमारी बढ़ गई है, ऐसे में तो आपको सरकार को सहयोग करना चाहिए ना। बीमारी फैली हुई है, कई मिनिस्टर स्वर्गलोक में पहुंच चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है अभी तक भी कि जो इस महामारी के लिए सख्ती से कार्य कर सके। ठीक है, बताइए भाई राम नरेश रावत जी, आप कोरोना को रोक नहीं पा रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी। जी की बात से मैं इतना तो सहमत हूँ कि दो मंत्री हमारे कोरोना की गाल में समा गए, दो विधायक समा गए, पूर्व विधायक कई लोग चले गए, माननीय राज्यपाल चले गए, लेकिन ये जो कहा जहां तक कहना कि हम कोरोना रोकने में अक्षम है, ये गलत बात है। कोरोना को रोकने के लिए, कोविड-19 को रोकने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त हॉस्पिटल है, पर्याप्त डॉक्टर हैं, पर्याप्त मात्रा में उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और पर्याप्त मात्रा में लोग, सब चीज अगर पर्याप्त है तो लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? वही लोगों की मृत्यु हुई। जहां तक मैं समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय मानी जाए, पार्टी भले न माने, जो लोग पहले से सांस के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, जो लोग पहले से इस तरीके से हैं, उनमें इम्यूनिटी कम हो पाई, वे अपने उससे प्रतिरोधक क्षमता कम हो पाई, वे हमारे बीच नहीं है। और नहीं तो इतने लोगों को कोरोना तो बहुत से लोगों को हुआ, उनको इम्यूनिटी पावर बढ़ा, उनको सुझाव दिए गए, बढ़ाने में आपका सरकार का कोई योगदान है क्या? वो तो अपने आप ही लोगों में बढ़ रहा है। बिल्कुल योगदान है, इसलिए योगदान है माननीय विश्वकर्मा जी कि हम लोगों, पार्टी ने पूरा सुझाव दिया, पार्टी मतलब सरकार ने पूरा सुझाव दिया, सरकार उनका पूरी तौर से पालन करवा रही है, ऐसी स्थिति रही। तो निश्चित रूप से कोरोना को बढ़ाने में अगर हम कहें सबसे ज्यादा कोई योगदान है तो समाजवादी पार्टी का योगदान है। उसमें जात धर्म की बात ला करके बने रहिए हमारे साथ में। फाइनल कमेंट ले लेते हैं आर्य उस्मानी साहब।
नरेश जी, राम नरेश रावत जी, जरा ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी का अगर सबसे बड़ा योगदान है तो उसके पीछे का कारण भी बता दीजिए जल्दी से। 50 आदमियों से ज्यादा एकत्र नहीं होने चाहिए। वहां पर ये हजार 2-2 हजार आदमी बैठते हैं, वहां पर ये जिद करते हैं। हमारे मेरठ में हमारे पुलिस कर्मियों को मारने का काम किया, जो सपा समर्थित लोग हैं। हमारे तमाम आक्रमण इन्होंने बढ़ाने का काम तो समाजवादी पार्टी और उस्मानी साहब, ठीक है, कोरोना बढ़ाने का तो काम आप ही लोग, बढ़ाने का तो काम आप ही लोग कर रहे हैं जी। जब इनकी गणित ये है कि 325 रुपए में 10 रुपए जोड़ देने से डबल हो जाता है, तो वही गणित कोरोना बढ़ाने की है। कोरोना तो इन्होंने नमस्ते ट्रम्प करा के बना दिया पूरे देश में, और उसके बाद उसके खिलाफ कोई इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दवाएं नहीं है, त्राय मची है, अस्पतालों में मारामारी है, मरीजों को दवा इसकी कोरोना की बनी ही नहीं। बात कर रहे हैं माननीय गजराज जी, कोरोना की दवा भी बनी ही नहीं। बात कर रहे हैं सदन चलाने की। आप संविधान पढ़ लीजिए, 180 दिन सदन चलना चाहिए। आज इनकी सरकार का चौथा साल है। अरे कोरोना काल है, बहुत मुश्किल से तो 3 दिन का सदन बुलाया गया है। 5 तमाम विधायक कोरोना से ग्रसित निकल रहे हैं, सचिवालय के कर्मचारी कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। कैसे आप करें, 100 दिन सदन चलना चाहिए। उसमें आ जाएंगी, आ रहा हूँ शशिकांत जी, समस्याएं आ जाएंगी। माननीय गजराज जी, जब सपा का शासन था, ठीक है। उस्मानी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, समय समाप्त हो रहा है। राम नरेश रावत जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। गजराज सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट। गजराज सिंह जी, हेलो, गजराज सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ, हमने किसान को सिर से बैठा कर दिया। हमने किसान की 4 गुना, जब उसकी भूमि को जबरदस्ती सरकार लेती थी, हमने सर्किल रेट का 4 गुना देने का काम किया। हमने किसान को 72,000 करोड़ रुपए कर्जा देने का काम किया, जो बिल्कुल फकीरी भेष में किसान हो गए थे। कर्जा माफ करने का काम किया सर, कर्जा देने का नहीं, माफ करिएगा। सुनना नहीं चाहता। और मुझे ध्यान है कि जब मैं पहली बार एमएलए था 1985 में, इतने लंबे समय तक सदन चलता था कि सारी समस्याएं प्रदेश की। गजराज सिंह जी, कोरोना काल में 180 दिन सदन चलना क्या बहुत बुद्धिमानी का काम होगा? ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आएंगे। ठीक है जी। आप ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा पूरा आप देख रहे हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी की को कहां देख रहे हैं? अभी स्ट्रेटजी को हम वेट और वॉच है कि एक हम वेट और वॉच वाली पॉलिसी में रखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इस पर, अभी हम आजमगढ़ में जो घटना घटी है, उनका स्टेटमेंट आया कि हम उस पर स्थगन प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन कुछ उनकी स्ट्रेटजी, कुछ अभी इस मामले में वो कोई स्टेटमेंट चूंकि ऑफिशियल उनका नहीं आया है, तो इसलिए लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कहीं आगे की कहीं रणनीति तो नहीं है, और कहीं वो अगले चुनाव में कहीं पुनः जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुद्दे थे, सदन बहुत कम समय के लिए था। जी, कहीं सीबीआई और ईडी तो नहीं काम कर रही है? देखिए पांडे जी, आप कह रहे थे, थोड़ा पहले कहा था कि भाजपा के ऊपर नहीं बोलती हो, कांग्रेस पर बोलती। प्रियंका जी जब कुछ कहती, अरे भाई राजस्थान में देखा 6 एमएलए थे, 6 को अगर प्रियंका जी ने आपने भी मिलना, कोई बीजेपी ने मिलाया क्या? बिल्कुल बताइए रावत साहब। जी भाई साहब जी, अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, बड़े मुद्दे हैं, कुछ इशारा किया प्रदीप जी ने भी, और यह राजनीति है पूरी तरह से बिल्कुल एक स्पष्ट, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफ ही कदम ले लें, लेकिन इसमें कहीं ना कोई तथ्य है, क्योंकि भारतीय जनता बसपा जो है उत्तर प्रदेश में पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने में सक्षम है, अपनी नीति पर सक्षम है। माननीय मोदी जी ने कहा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के विपक्ष पूरी तरीके से अब आक्रामक मूड में आ चुका है, और सड़क से लेकर के सदन तक पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है।
सवाल ये उठता है, तीन चीजें बहुत गौरतलब है। एक तरफ कांग्रेस सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रही है, तो समाजवादी पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही है। तो तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी इस पूरे परिदृश्य से गायब है। आखिर इसके मायने क्या है, ये जनता अपने आप से समझती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं।